Improve
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। आवाज आ रही है मेरी ठीक? यस सर। चलो जी ठीक है। चलें जी, without wasting any time, we should start our lecture. And in today's lecture, we will discuss about the spine. And also one more thing that you are approaching now towards the mids. Maybe if I am not 100% sure, this can be your last lecture before mids. So we will try to cover it and we will study the spine. ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो इसको आप थोड़ा इग्नोर कर देना। पढ़ना हमने जो भी है वो पीडीएफ से पढ़ेंगे। इनमें से कितनी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ ली होंगी, तो जो चीज़ पहले पढ़ी है उस पर हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बल्कि उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी। जी, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पीडीएफ। तो स्पाइन को हमने पढ़ना है, स्पाइन मैनेजमेंट गाइडलाइन है एक आपकी, ये आपका टॉपिक है। Although in your course outline it is completely and descriptively listed कि आपने क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी, लेकिन चूंकि आपकी कोर्स आउटलाइन भी मॉडिफाइएबल होती है तो उसको हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्लिनिकली आपके लिए रेलेवेंट है, उसमें हम जाएंगे। और जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या वो चीज़ें जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो उसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो स्पाइन का जनरल आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्पाइन इन ह्यूमन बॉडी। तो आपको पता है कि जितनी भी आपकी मूवमेंट्स हो रही हैं बॉडी की, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्पाइन पे डिपेंड करती हैं। इवन व्हेन यू आर मूविंग योर शोल्डर जॉइंट, योर एल्बो जॉइंट, आपको जो बेस चाहिए दैट बेस इज प्रोवाइडेड बाय द स्पाइन। अगर आपकी स्पाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट मीन्स you are lacking the basic quality of movement, and when you will lack the quality of movement, it means कि आपको जिन चीज़ों में प्रॉब्लम होगी वो आपकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं वो हो जाएंगी। तो स्पाइन इज योर, यू नो, इट इज आल्सो यूज्ड एज अ प्रोवर्ब कि ये आपका सारे का सारा बैकबोन पे ये है, ये स्पाइन है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, स्पाइन के स्ट्रक्चर, फंक्शन और पोस्चर से इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यस, दिस वन। जी क्लास आपको नजर आ रहा है ना सबको ये? यस सर। चले ठीक है जी। तो क्लास विदाउट गोइंग इनटू द रेपिटेशन, आपको सारों को पता है कि स्पाइन में जो वर्टिब्रास हैं उनके मिलने से आपकी पूरी जो स्पाइन है बनती है। अब कौन कौन से वर्टिब्रास हैं और कितने हैं? टोटल वर्टिब्रास का नंबर 33 है, and there are 7 cervical vertebrae and 12 thoracic vertebrae, 5 lumbar vertebrae and 5 pure your sacral vertebrae. तो ये आपके हो जाएंगे मेन वर्टिब्रास हैं, और 3 और 4 आपके कॉक्सीजियल वर्टिब्रास हैं।
तो इन सारों के डिफरेंट नेम्स भी हैं और इनकी जो ओरिएंटेशन है और स्ट्रक्चर है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। इवन इन वन रीजन, फॉर एग्जांपल सर्वाइकल रीजन, आप कहते हो कि दिस इज द अपर सर्वाइकल स्पाइन, दिस इज द लोअर सर्वाइकल स्पाइन, दिस इज द मिडल सर्वाइकल स्पाइन, and this is the typical cervical vertebra and the atypical cervical vertebra. Even within the same region, vertebra to vertebra difference है, ठीक है। तो यूजली thoracic vertebrae ज्यादा आपस में मिलते हैं as compared to the cervical and lumbar vertebrae and coccygeal vertebrae। तो ये अगर आप देखो, ये anterior साइड पे इसका कर्व गया हुआ है, ठीक है, and this curve is on the posterior side, then again this is anterior side, and this one is exaggerated curves in case of scoliosis, again sacrum का posterior है and posterior curve, और फिर जो है आपकी concavity है वो थोड़ी सी coccygeal की आगे है। तो if you see कि इसमें convexity और concavity, I write and I repeat it, दो चीजें हैं जिसकी बेस पे स्पाइनल के कर्व्स को देखा जाता है। वन इज द कन्वेक्सिटी एंड द अदर वन इज द कंकेविटी। तो इन सर्वाइकल रीजन द कन्वेक्सिटी इज फॉरवर्ड, इन thoracic region convexity is posterior, again convexity is forward। तो ये cervical region और your lumbar region, that is similar in reference of convexity। इसमें कन्वेक्सिटी फॉरवर्ड है सर्वाइकल रीजन की एंड लंबर रीजन की। एंड नंबर सेकंड है आपका जो थोरेसिक और सैक्रल रीजन है, इसमें जो कन्वेक्सिटी है वो पोस्टीरियर है एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस के सेम concept applies with the concavity and your spine should be straight like this. Oh, my line is not that straight, but it should be straight, and this is the scapula border. The scapula is also close to the spine. These are the new concepts. अब functional pillars of the spine को अगर आप देखोगे या functional components of the spine, it means कि spine जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है स्पाइन के, कौन कौन सी चीजें इसमें काम कर रही हैं और ये कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं या जो पिलर्स हैं वो आप देख लो कि जो एंटीरियर पिलर है, पिलर वही होता है जो लेंटर के नीचे डला होता है, ठीक है। एंटीरियर पिलर इज मेड अप ऑफ वर्टिब्रल बॉडी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हाइड्रोलिक वेट बेरिंग मैकेनिज्म ऑफ द स्पाइनल कॉलम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम वही है जी जो कि आजकल एडवांस कार्स में भी आता है, या ब्रेक्स जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें भी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। दैट सिस्टम इज जस्ट लाइक दिस। ये एक बॉक्स है, इसमें आपने पानी भरा हुआ है, ठीक है, वाटर, मैं W से लिख देता हूँ। नाउ यू अगर आप इसको किसी तरीके से कंप्रेस करोगे इस डायरेक्शन में, तो इसमें जो फोर्स है वो डबल हो जाएगी। एक तो इधर से फोर्स आएगी और फिर एक वाटर की फोर्स आएगी और फिर इधर से ब्रेक्स अप्लाई होंगी। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक का कॉन्सेप्ट है जो कि एक शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी भी देता है, ठीक है, क्योंकि वाटर एज इट इज अ शॉक एब्जॉर्बर। तो ये जी इसका इंटीरियर पिलर है। अगर आप पिक्चर में देखते हो तो दिस वन इज द इंटीरियर पिलर। Now the posterior pillar or vertebral arch is made up of articular process and facet joints and provides the gliding mechanism, ठीक है। the orientation भी है facets की और gliding इनमें होती है। जो आपके facet joints हैं या facet joints को एडवांस टेक्नोलॉजी में आप ज़ाइगोफेसियल joints कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ज़ाइगोफेसियल joints हैं ये आपके
They are your facet joints. मोशंस आपको पता है कि कौन कौन सी होती हैं आपके स्पाइन में। एक इसमें कंफ्यूजिंग मैकेनिज्म, एक नहीं कितने हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल लर्न आर दीज मैकेनिज्म्स व्हिच आर वर्किंग इन अ वेरी complicated way in case of spine. Spine is not that simple. एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यूज होता है पार्स इंटर आर्टिकुलरिस, ठीक है। ये मैं इधर इसकी एब्रीविएशन लिख दूंगा, इसको आप पढ़ लेना। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बार बार एग्जामिनर्स को शौक होता है बच्चों को डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ लेके जाने का। पार्स इंटर आर्टिकुलरिस, ठीक है। तो ये जो फेसेट जॉइंट्स के दरमियान में ये जो बोनी कंपोनेंट होता है सुपीरियर और इंफीरियर, इसको आप पार्स इंटर आर्टिकुलरिस कहते हो। although it is a part of your posterior pillar, लेकिन ये anterior और posterior के जंक्शन में भी हो सकता है पार्स इंटर आर्टिकुलरिस। बहुत बात पूछ लेते हैं एग्जाम में, और 99.9% स्टूडेंट से जब मैंने पूछा तो दे वर नॉट श्योर ऑफ दिस, व्हाट इज दिस पार्स इंटर आर्टिकुलरिस। तो ये मैंने आपको लिख दिया है। अभी मैंने आपको बताया है कि ज़ाइगोफेशियल जॉइंट और फेशियल जॉइंट्स दे आर वन एंड सेम थिंग। मोशंस कौन कौन सी हो रही हैं स्पाइन पे, यू शुड नो। फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, देन साइड बेंडिंग है, साइड बेंडिंग टू द लेफ्ट है, देन देयर इज रोटेशन, ठीक है। इसके अलावा एंट्रोपोस्टीरियर शियर है एंड लेटरल शियर है एंड डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो एंट्रोपोस्टीरियर शियर को अगर आप देखो तो ये डी में, इफ आई मूव लाइक दिस, यानी कि इस तरह करके, दिस इज अ बिट फनी टाइप ऑफ मूवमेंट। तो अगर आप स्नेक को देखो तो स्नेक जस्ट मूव्स लाइक दिस। तो नेचर हैज प्रोवाइडेड दिस मूवमेंट आल्सो इन योर स्पाइन। In our culture, you can say that dance is not regarded as a decent thing, but in Western culture and the culture in which this book is written, in that background, they consider dance as a type of exercise, and they explain it. And if you understand these dancing movements, then you will see the shear force and the lateral shear and the anteroposterior shear, and distraction and compression also you will see that also happens in the spine. I'm talking the whole spine, not just your cervical, lumbar, thoracic. तो इसमें ये है कि सैक्रल स्पाइन पे ये मूवमेंट्स नहीं होती, ठीक है। सैक्रल स्पाइन आपका होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो ये डांसिंग मूवमेंट्स या मूवमेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग डांस, ये वाली जो है कंप्रेशन की और शेयर की, ये ज़्यादा कॉमन है। ऑल्दो सम फंक्शनल एस्पेक्ट्स में ये भी हो जाती है, जैसे आप कोई सर पे हैवी चीज उठा लोगे तो व्हाट मूवमेंट्स विल अकर एट योर सर्वाइकल स्पाइन, देयर विल बी अ कंप्रेशन, ठीक है। आप फिजियोथेरेपी सेटअप में गए, यू हैड अ रेडिकुलोपैथी, someone is applying this movement, it is distracting your spine, this will be the distraction. तो ये movements हैं, I think these movements are enough for you. No, don't go into the arthrokinematics. Structure and function of the interarticular disc, you already know what is the structure. It's because you have undergone the annulus fibrosis and nucleus pulposus, so we will not go into the detail. बस ये याद रखना कि central component is the annulus fibrosis, oh sorry, central component is the nucleus pulposus, ठीक है। Nucleus is always in the center and surrounding is the annulus fibrosis. Now the curves of the spine are very important.
there are 2 primary curves and 2 secondary curves. The curves which are present at birth, they are primary curves. ठीक है, किसी भी टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड में जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगी। तो जो प्राइमरी कर्व्स हैं वो आप देखो कि ये 2 प्राइमरी कर्व्स, या इसको आप पोस्टीरियर कर्व्स भी कहते हो, दे आर प्रेजेंट इन द इनवर्स। इन्फेंट में भी प्रेजेंट है। Convexity is posterior and 2 compensatory or anterior curves in which convexity is posterior. Now you are noticing one thing, that this book is following a pattern of description of curves, that is convexity. जब आप स्कोलियोसिस मेजर करते हो या स्कोलियोसिस की टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हो तब भी आप कन्वेक्सिटी पे जाते हो। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ कन्वेक्सिटी पे, आपने कनकेविटी पे नहीं जाना। अब कर्व्स को भी डिस्क्राइब करोगे तो आप कन्वेक्सिटी पे जाओगे। सिंपल सी बात है कि कौन कौन से कर्व्स हैं जो कि प्राइमरी कर्व्स हैं, एक थोरेसिक लेवल पे और सैक्रल रीजन पे। इसको आप काइफोसिस कहते हो, ठीक है, और एंटीरियर कर्व्स आपके सर्वाइकल और लंबर रीजन में है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है स्पाइन पे, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पॉस्चर की लाइन थी, व्हाट यू कॉल्ड इट इन द काइनेसियोलॉजी एंड इन बायोमैकेनिक्स, दैट दिस वाज योर प्लम लाइन। Now plumb line is passing through the mastoid process, then acromion process, elbow joint, your hip joint, and the lateral malleolus and back side of the knee। ये मुझे वैसे ही याद है, आई होप कि आप लोगों को भी ये चीज ऐसे ही याद होगी। तो ये था जी आपका स्पाइन। और मसल्स कौन कौन से हैं, मसल्स के सिंपल आप नाम याद कर लो जो कि स्पाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। वो सारी की सारी आपकी एनाटॉमी ही है। और एनाटॉमी में इतनी ज्यादा आपसे थेराप्यूटिक्स के हवाले से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये नामों का आपको पता होना चाहिए कि मैं आपसे पूछूं कि मुझे सर्वाइकल स्पाइन के कुछ मसल के नाम बताओ, तो ये आई विल जस्ट हाईलाइट दीज रीजन्स, दैट लंबर रीजन के मसल्स के नाम यार ये आपको आने चाहिए, इस पे नो कॉम्प्रोमाइज। मल्टीफिडाई, quadratus lumborum, rectus spinae, iliopsoas. Then in neck region, you will see the sternocleidomastoid, scaleni muscle। ये स्केलेनाई मसल वो मसल है कि जो ज्यादातर आपकी गर्दन में जब बल पड़ जाता है, then this muscle is typically involved, short muscle है। Then longus colli, rectus capitis anterior and lateralis। I think we should now end the lecture, end the unit, this unit, not the lecture। Now this is very complicated the thing कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज कर देता है और ब्रीदिंग पे क्या पोस्चर का इफेक्ट पड़ता है। सिर्फ आप इसमें आपने इम्पेयर्ड पोस्चर देखना है कि फॉल्टी पोस्चर कौन कौन से हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको स्किप करवा दी हैं, एंड आई एम आल्सो होल्डिंग दिस माउस फॉर यू। फर्स्ट वन इज द लॉर्डोटिक पोस्चर। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। इसमें क्या हो रहा है, एग्जैजुरेशन हो रही है। एग्जैजुरेशन किस चीज की हो रही है, लंबर रीजन। वेरी गुड, लंबर रीजन की एग्जैजुरेशन हो रही है। और जिस साइड पे कनकेविटी है, अब ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये मैं ऊपर डेड से लिख रहा हूँ, जिस साइड पे कनकेविटी है उस साइड के मसल्स ने शॉर्ट कर जाना है, शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। या मैं आप लोगों से इस पोस्चर, इन पोस्चर्स के बारे में पूछूंगा, बट समवन इज ट्राइंग टू चैट विद अस। मुझे कैसे याद रहेगा, करना पड़ेगा।
ठीक है जी। सर इसमें बेसिकली बात ये थी कि सर आप जो टॉपिक कटवा रहे हैं फिर आप पीडीएफ मार्क नहीं प्रोवाइड कर रहे आजकल, तो सर फिर वो हमें कैसे याद रहेगा आजकल कि हमने कौन सा कहाँ छोड़ना है, पीडीएफ क्या मैंने करना है? मेरी बात सुनो, मैं जब आपको लास्ट टॉपिक रीच मैंने कौन सा पढ़ाया आपको? सर लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था जिसके अंदर वो थे 1 मिनट, माइंड से मेरे भी स्किप हो गया, मैंने हो गया ना स्किप, यही वजह कि आपको पता ही नहीं आपने पढ़ा क्या है। मैंने आपको इसके मूडल पे, अगर आप कहती हो तो मैं स्क्रीन शेयर कर दे, तो मैंने स्लाइड्स भी रखी हुई हैं और मार्क पीडीएफ भी रखा हुआ है, और ये नहीं भी मैं नहीं सर, आपको मैं वो वाला नहीं कह रही। बेसिकली हम लोगों ने पिछली दफा जो पढ़ा था उसमें ना इस तरह था कि शुरू से जो नर्व्स और लंबर प्लेक्सिस और ब्रेकियल प्लेक्सिस था, उसमें हमने वो सारा कुछ पढ़ा था, वो वाला टॉपिक पढ़ा था, लंबर प्लेक्सिस ब्रेकियल देखो, प्लेक्सिस। मैं दोबारा तो सर आपको वो एक चीज फिर हमें कह कि आप एनाटॉमी को रिलेटिवली निकाल दिया करो, टेबल्स को निकाल दिया करो, बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो ऐड करो। अब स्पाइन चूंकि बहुत एक्सटेंसिव है, इसलिए स्पाइन पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ। आप लोग यस दोबारा सर ये ठीक है। करते हो कि आप लोग टीचर से कहते हो कि टीचर पूरा दिन आपके लिए मेहनत करे, सारी हाईलाइटिंग करके चीज आपको दे दे और आप उसको रट के पास हो जाओ। अगर आपने इस तरह का स्टूडेंट बनना है, देन आई एम अफ्रेड आफ्टर 5 years you will forget all these things within few days or within 1 to 2 months। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, मैं इसलिए मार्किंग नहीं करता कि ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो, और मैं आपको साथ कहता हूँ कि इसमें एनाटॉमी ना पढ़ो ज्यादा, टेबल ज्यादा ना पढ़ो, और की चीजें बताता हूँ। और स्पाइन है ही इतना एक्सटेंसिव, इस वजह से इसको मैं थोड़ा सा मार्किंग कर रहा हूँ, और मार्किंग भी क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉइंटर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है। Number second is the relaxed or slouched posture. This is also a type of bad posture that is characterized by excessive shifting of the entire pelvic segment। ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं लॉर्डोसिस में और रिलैक्स पोस्चर में। ठीक है। तो लॉर्डोसिस किसमें होता है? ओबीस में और प्रेग्नेंट लेडीज में। और ये रिलैक्स पोस्चर जो है, इसमें पूरे का पूरा, ये आप देखो, इसमें पेल्विस अगर इधर है तो इसमें जो पेल्विस है ये पूरी की पूरी आपकी आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है। ठीक है। पेल्विस आपकी यहाँ से आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है। और इसमें भी आप देख लो कि जो भी मसल या स्पाइन का एरिया कन्वेक्सिटी में है, उसमें जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है। ये मैं कन्वेक्सिटी लिख रहा हूँ। STR मीन स्ट्रेच। और जो कनकेविटी में एरिया है वो आपका शॉर्ट हो जाएगा। देखो, ये एक पिक्चर्स है। ठीक है। नाउ दिस इज द कन्वेक्स साइड एंड दिस इज द कनकेव साइड। देखो, दोनों में CON सेम है। ये लो, कनकेव एंड कन्वेक्स। तो ये वाला एरिया आपका स्ट्रेच हो जाएगा, इधर इस एरिया के मसल, एंड ये वाला आपका शॉर्टेंड हो जाएगा। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूजन कर जाते हैं कि शॉर्टेंड और स्ट्रेच दोनों में वीकनेस अल्टीमेटली कॉज हो जाती है। और नंबर थर्ड पोस्चर इज द फ्लैट बैक पोस्चर, जिसमें पूरी की पूरी उसकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट हो गई है। ठीक है। अब इसमें जो स्पाइन का कर्व था, लोअर डॉटी कर्व था, वो स्पाइन का खत्म हो गया है। तो ये आप इसके भी मसल की शॉर्टनिंग देख लेना क्या है। और नंबर 3 इज द फ्लैट अपर बैक पोस्चर। तो ये 4 किस्म के आपके बैड पोस्चर्स हैं, और इससे एसोसिएटेड दो दो आप इसके जो फंक्शनल एम्पेयरमेंट्स कह लो या मसल शॉर्टनिंग, वो आप पढ़ लेना, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो, ये अब मैं आप कहोगे कि सर ये रिलैक्स पोस्चर को मेरे हमारे लिए हाईलाइट करते हैं, मैंने अब आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें से आप मसल्स देखें ना कौन कौन से इसमें
जो पोटेंशियल मसल इम्पेयरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये देखो, आप कन्वेक्सिटी और कनकेविटी का रूल ज़हन में रखना, और ये आप मसल्स के नाम जब आपको आते होंगे और इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड द कॉमन पोस्चर्स। और स्कोलियोसिस और काइफोसिस ये आपने पहले पढ़े हैं। तो दिस ऑल अबाउट था, ये ले मैं कंट्रोल एस करके ये तीनों पीडीएफ आपको मैं कर दूंगा। अब मैंने आपको अगर ये चीज की है, हाईलाइट की है, तो इट मींस कि यू हैव टू स्टडी ऑल दिस फ्रॉम द टेक्स्ट। जितना ज्यादा मैं आपको मार्किंग करी जाऊंगा तो उतना ज्यादा आप लोगों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन आप लोगों के जहन में अभी तक सिर्फ यही है कि मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, किसी तरीके से आपके मार्क्स आ जाए। तो अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, इनफैक्ट स्पाइन का, दैट इज द management guideline. But before going into the management guideline, we will just take what should I say, break तो नहीं जाना चाहिए, 2-3 मिनट आप ऑनलाइन ही रहो, just drink some water and refresh yourself. After 3 to 5 minutes I will come back with another unit that is also related with the spine, ठीक है। तो आप लोग Okay, आओ। sir. Thank you.
मौलम जमील आपने हाथ खड़ा किया, तो आप अपनी कंसर्न यस अगर सर। हाँ जी कंसर्न हाँ नहीं, जी मैंने कहा ब्रेक है तो आपसे बात करने की बात। कर लो यार, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तस्वीर में, कहाँ से लिए? थैंक यू सर। शॉर्ट से? सर ये डिजाइनर सूट है चलो अच्छा है फिर। हाँ जी करें बात। सर, फार्मा रिलेटेड बात करनी थी आपसे। फार्मा रिलेटेड? जी यार बात वैसे ना क्या फिर किया करो, देखो मुझे इधर यूएमटी की तरफ से जो अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई हैं वो काफी ज्यादा है, तो अगर मैं आपकी सिर्फ बातें ही सुनता रहूं तो तकरीबन कोई 400 के करीब स्टूडेंट्स हैं। सर अभी हमने 400 के करीब नहीं, अभी एक दो ही बात करेंगे, करने होंगे, बाकी तो मेरी बात वेट तो कर सुन रहे लो हैं। पूरी यार, मेरी तो पूरी बात सुन लो। जी जी तो मेरे तक जो भी फार्मा से रिलेटेड बात आती है या और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आती है, तो मैं उसका ये कहता हूँ कि यार मुझे ईमेल कर दो ताकि वो बात मुझे याद रहे कि ये आपकी तरफ से आई थी। अब आप करते हो वर्बली बात, हम वर्बली बात की कोई वो ऑथेंटिसिटी नहीं होती। मैं आगे वो जब करूंगा तो कल को आप में से सारे ही विड्रॉ कर जाओ कि हमने तो ये बात की नहीं। तो सर, जो आप भी आपका मेल कंसर्न है वो जी आप मुझे चलो पहले बता दो क्या मसला क्या है, फिर मैं आपको सर गाइड मेल कर भी कर देंगे, पर सर आपसे बात ये करनी है। रिकॉर्डिंग हो रही है, सब कुछ सेव रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सर बता दो 25 क्या। क्वेश्चन, सर 25 क्वेश्चन 25 मिनट, और 25 मिनट भी नहीं हमें पूरे मिलते करने के लिए। कौन पढ़ा रहा है फार्मा? पता नहीं कौन पढ़ा रहा, पर जैसे भी पढ़ा रहा है अच्छा नहीं पढ़ा रहा। उनसे कोई बात नाम करें तो बता आगे दो। से जस्ट एक ही मैसेज करती हैं, स्टॉप डिसअपॉइंटिंग मी, स्टॉप डिसअपॉइंटिंग मी। तो जो है हमें स्टॉप डिसअपॉइंटिंग का सिखा रही हैं, उसका हम क्या करें? अच्छा चलो ठीक है यार, हम सर क्या सब्जेक्ट नाम है? सर बुरहान? अगर सर अगर उन्होंने मतलब अगर क्विज ले रही है तो अगर वो कहती हैं कि अलिफ बे लिखे, तो अलिफ बे में हमें कहती हैं कि बहुत आसान है, तो अलिफ बे को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें। अब हम उसको अगर एबीसी में करते हैं तो कहती हैं नहीं, अलिफ बे को इंग्लिश में नहीं, आप अलिफ बे को ALIF लिखें, अलिफ BAY बे लिखें। अब हमें समझ क्या आएगा हम क्या लिखें, और मैं टाइम भी नहीं सही तरह पूरा देती हूँ। सर देखें 25 नहीं मिनट ये हमारा करती है। 25 मिनट्स है, 25 आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं, उसमें आपको बैक जाने के ऑप्शन भी नहीं है, और उसमें जो सिर्फ हम क्वेश्चन एमसीक्यूज नहीं है, वो आपने एक दो क्वेश्चन लिखना भी अंदर। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये डॉक्टर कौन है पढ़ा रहा है जो अपना? बुरहान आप सर बताओ सर यार। मैम इज़ा पढ़ा मैम रही है हमें। इज़ा। मैम इज़ा वहीद। उनका जो है अपना ईमेल आईडी है वो कौन यूज कर रहा है? मैंने किसी ने किसी को दिया हुआ है उनका आईडी। नहीं सर, हम में से नहीं दिया ना नज़ा का। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, मैं उसकी रिकॉर्डिंग्स देखता हूँ लेक्चर की, और मैं हाँ प्रीवियस आने की उन्होंने ऑप्शन भी नहीं रखी। अब बंदा एक सर पे अटक जाए तो टाइम फिर इसके उसकी ऑप्शन रहता भी है। बंद है। नहीं मैं ना इस पे डिस्कस करता हूँ, आप टाइम ना ज्यादा सर्व करो, और सर लेक्चर पे आ जाते। 25 टाइम मिनट्स या 22 मिनट्स मिले थे हमें टोटल, सिर्फ 22 मिनट्स। मैं करता हूँ आप सही से लिखते ज्यादा रहो टाइम तो तो मेरी मैं क्लास में मिल गया था जिसमें हम 5 मिनट हुए। भाई मैं कर ताकि देता हूँ मैं आपको। जी सर। सर हाँ एक हाँ और बात है कि हमें जो लिखने वाली ऑप्शंस थी उसमें सिनेरियो आंसर्स में, सर उसमें हमें प्रॉपर कॉमास वगैरह, स्पेलिंग्स और वर्ड्स का ध्यान रखना था। सब हम ये तो वी आर नॉट गलत किड्स है। एनीमोर, सर इतने टाइम में हम इस चीज का ध्यान तो नहीं रख सकते ना। तो देखें इतना मतलब चलो मुश्किल पेपर्स नहीं होते हमारे, हमारा एडमिशन होता गया यूएमडी में, अब हमारा आगे एडमिशन कहाँ जाना है? ऐसे चलो तो मैं आपके करता हूँ क्विज़ यार, हो रहे फिर हैं। आप इसको फिक्र ना करो। तो एक्चुअली थैंक यू सर। इसकी करते हैं आपकी ना थैंक यू सर। कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बेहतर क्या होना है, ठीक करेंगे। तो वो फिर कैसे करना है और कब करना है वो आप मेरे पे छोड़ दो, और कोशिश किया करो कि आप मुझे ना ईमेल लिख दिया करो। तो मुझे तो मेरा तो पता ही है आपको, ठीक मैं है तो सर। नहीं आपको कभी जी सर, डांटा मेल भी पटरी कर करता, दूंगा। ना ही आपका कभी मैं आगे नाम फॉरवर्ड करता हूँ, ना ही आपका कभी डिसअपॉइंट करता हूँ, ना ही आपको कोई इस तरह की चीज है। तो अब हम लेक्चर की तरफ आ जाते हैं, फिर ये टाइम बच जाएगा हमारा। अब आप कहोगे सर ने स्पाइन के 3 यूनिट्स पढ़ा दिए हैं, तो एक्चुअली इसका टाइम यही बनता है 3 यूनिट्स का, शॉर्ट शॉर्ट यूनिट्स है इसके। अच्छा क्लास, एक और चीज है कि स्पाइन यूनिट्स में जो प्रैक्टिकल है वो फिर हम या हॉस्पिटल में करेंगे या करेंगे कैंपस।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है कितने यूएमटी के स्टूडेंट्स इस टाइम पे हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और कोई स्पेस नहीं है इन हॉस्पिटल्स टू अकोमोडेट फर्दर पेशेंट्स। लाहौर में तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है, ठीक है, आप सबको पता है। तो यूं ही कुछ हालात बेहतर होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटियां खुलती हैं, हॉस्पिटल अटैच होता है, देन वी विल डू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पाइन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जी स्पाइनल पैथोलॉजीज को, जिसमें सबसे कॉमन पैथोलॉजी है आपकी प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो आप देख लें कि क्या है जो आपकी बुक में यूज की गई है। एक है जी हर्निएशन की, एक है प्रोट्रूजन की, एक है एक्सट्रूजन की और एक है सीक्वेस्ट्रेशन की। तो ये चार आपने याद रखनी। दिस इज फ्रॉम द माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म। लेकिन इसमें एक और चीज बड़ी कंफ्यूजन है कि इसमें सबसे ज्यादा जो है वो पेन वो आपको हर्निएशन में और प्रोलैप्स में होती है। इसमें डिस्क तो टूट गई होती है, लेकिन जब डिस्क टूट जाती है तो वो ऐसे करके डैमेज उसने कर दिया होता है सारा कुछ, वो पेन नर्व्स को, नर्व एंडिंग्स को वो डैमेज कर गई होती है और मरीज बाद पैरालाइज भी हो जाता है, ठीक है। मल्टीपल लेवल पे अगर डिस्क सीक्वेस्ट्रेशन हो चुकी है, सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कि सब कुछ ही उसके अंदर से निकल गया, ठीक है। अब आप ये देखो, दिस इज जस्ट ए हैंड ब्रश इनटू माय हैंड। अब एक चीज इसको बार बार इस तरह टच कर रही थी, ठीक है, तो ये इस सेंसिटिव हो गया और इसको दिस इज फीलिंग द पेन। नाउ दिस इज द हर्निएशन एंड बल्जिंग भी इसको कहते हैं। हर्निएशन का वर्ड है और दूसरा वर्ड उसमें उसने दिया हुआ है प्रोट्रूजन। यस, नाउ दिस वाज द स्लाइट वेरी हर्निएशन एंड प्रोट्रूजन, ठीक है। अब कोई इसके ऐसे करके बिल्कुल ही करके ऐसे चला जाए तो इसका और इसका आपस में जब लिंक ही खत्म हो गया, वो चीज ऐसे गुजर गई है और वो चीज ऐसे गुजर गई है, देन देयर विल बी सेंसलेस structure which is supplying that region of the spinal cord, ठीक है, region of the spinal cord। तो ये थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग करने वाली चीज है स्पाइन मैनेजमेंट गाइडलाइंस में, ये भी कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। तो ये आप देख लें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क मटेरियल वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस एंड द एनुलस पल्पोसिस beyond the normal limits of the intervertebral disc place, ठीक है। इधर सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, न्यूक्लियस हो सकता है, बोन हो सकती है या फाइब्रोसिस हो सकता है, ठीक है। अब हर्निएशन को फर्दर प्रोट्रूजन में या एक्सट्रूजन में कहते हैं, लेकिन हर्निएशन इज द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड व्हेन यू स्टडी द मेडिकल टर्मिनोलॉजी। उसके बाद आता है प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन का मतलब है कि डिस्प्लेस्ड डिस्क मटेरियल इन कॉन्टिन्यूअस विद द मटेरियल विद इन द डिस्क। देखिए डिस्प्लेस तो हुआ है और लेकिन वो अभी डिस्क के अंदर ही है और कंटेन्ड है, लेकिन ज्यादा थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो गया है, ठीक है। दोनों में ही डिस्प्लेस्ड का वर्ड हुआ है, ठीक है। इसमें हुआ है बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स, लेकिन इसमें नॉर्मल लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी उसने उसको कंटेन किया हुआ है। एक्सट्रूजन है कि एक्सटेंशन बियॉन्ड द बाउंड्रीज या बियॉन्ड द कन्फाइनमेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स। अब ये आगे जाई जा रहे हैं, इसमें कि आपकी डिस्क थी, अब ये आगे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट तक पहुंच गई है डिस्क जो है न्यूक्लियस की। और एंड पे है जी सीक्वेस्ट्रेशन, कि आपका जो डिस्क मटेरियल है इज नो लॉन्गर कंटेन्ड बाय द आउटर एनुलस एंड हैज सेपरेटेड एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द आईवी डिस्क। पहले वो आईवी डिस्क से डिस्प्लेस हुआ था, लेकिन उसको
पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की सपोर्ट फिर भी थी, लेकिन सीक्वेस्ट्रेशन में वो बिल्कुल ही फारग हो गया। तो ये था जी डिस्क हर्निएशन, जिसको पंजाबी में आप क्या कहते हैं जी? कोई बताएगा क्लास में? वॉलंटियर है या बुरहान या अरसलान? सर मोरे निकल गए। नहीं सर खिसक गई है। नहीं, चूक पड़ गई है, सुना हुआ है पंजाबी में? ये सर चुप चूक पड़ है। जाती है। हाँ, that is basically one of 4 forms of this pathology. सर वो जो मोरा निकल जाना होता है वो क्या होता है? स्पॉन्डिलोलाइसिस। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। हाँ ठीक है सर। अब ये देखो, फटीग ब्रेकडाउन एंड ट्रॉमेटिक रप्चर हो सकता है। अब मैं इतने इजी कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ये आपका टाइम ही वेस्ट होगा। यू विल जस्ट सिंपली रीड एंड यू विल लर्न ऑटोमेटिकली। मेरा क्या काम है बीइंग द लर्निंग इंस्ट्रक्टर कि मैं आपको वो चीजें बताऊं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं और जो जिनको समझना मेरे बगैर आपके लिए मुश्किल है। अब कोई सीधी सीधी सी चीज लिखी हुई है ABCD, वही आपने एग्जांपल दिया अली बे पे की, वो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। तो ये देखें जी, ये है जी आपकी हर्निएशन, ये प्रोलैप्स है, ये हर्निएशन थी और ये प्रोट्रूजन थी और ये एक्सट्रूजन है एंड दैट इज द फ्री सीक्वेस्ट्रेशन के ये ऐसे बाहर ही आ गया। तो ये आप इसको देखना और ये मल्टीपल प्लेसेस पे यू कैन सी। इसके एसोसिएटेड फैक्टर्स देख लेना। एज जाहिर है अगर मरीज की ज्यादा है देन ही विल फेस यू नो प्रॉब्लम्स in his or her spinal biomechanics as the age is advancing. डिजेनरेटिव चेंजेस भी होंगी, वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब ये देखो, मैं फॉर योर ईज आई एम जस्ट क्रॉसिंग इट। साइन एंड सिम्टम्स ये आप लोगों को पहले ही पता है कि क्या होते हैं। सबसे बड़ा तो साइन एंड सिम्टम पेन है, फिर रेडिएटिंग पेन है, ठीक है, फिर डर्माटोमल मायोटोमल पैटर्न में पेन है, फिर इन्फ्लामेशन है, एक्टिविटी से पेन ज्यादा हो जाती है, ऑनसेट से पेन बिहेवियर है, एक्यूट पेन है। तो ये सारी चीजें बहुत इजी हैं, इनमें कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो ये देखो ये, एंड दिस प्रोलैप्स इज आल्सो कॉल्ड एज योर sciatica. Sciatica is not a proper medical term. लोकल था, लोकल लेफ्ट साइड पे था, ज्यादा हो गया, पोप्लिटिकल फोसा तक चला गया और फिर पूरे का पूरा टांग में फैल गया। तो इसको आप इस फिनोमिना को क्या कहते हो? यू कॉल इट द पेरिफेरलाइजेशन। अगर नीचे से ऊपर आना शुरू हो जाए तो इसको आप कहोगे कि सेंट्रलाइजेशन है। दोनों चीजें पॉसिबल होती है, ठीक है। इसको छोड़ दो, बाकियों को इसको भी छोड़ दो। ये मैं आपको मार्किंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्पाइन लंबा है बहुत। आप कहोगे कि सर तो आज PDF बहुत ज्यादा मार्क कर रहे हैं, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, दैट इज टू मच एक्सपेंसिव। छोड़ दें, सारों को छोड़ दें आप। अच्छा, इसमें अब जैसे अब मैं आपको बात चीजें निकलवा देता हूँ कि टेबल्स नहीं आपने करने, तो इन दिस मैं आपको टेक्स्ट छुड़वा दूंगा और मैं आपको कहूंगा कि ये आपको टेबल्स कर लो, ठीक है। पहले मैं आपको कहता हूँ कि टेक्स्ट कर लो, टेबल छोड़ दो, लेकिन इसमें मैं आपके लिए ये लो टेबल टिक कर देता हूँ। एक्यूट फेज में आपने क्या करना है, सब एक्यूट में और क्रॉनिक फेज में आपने क्या क्या करना है, ये आपने देखना। ये क्लास वैसे ही है जैसे बाकी स्ट्रक्चर्स आपने शुरू किए हैं कि एजुकेट करना है। शॉर्ट वेव लगा दी, थोड़ा सा मसाज कर दिया, ट्रैक्शन अप्लाई कर दी, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन। एक्यूट फेज, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्यूट फेज। अवेयरनेस, नेक पोस्चर, आप पोस्चर अवेयरनेस करवाएंगे। जिस तरह आप सीधा होके बैठे, चेयर के बिल्कुल पीछे होके इस तरह करके आप बैठे और
और ड्राइविंग पोस्चर आपका ये होना चाहिए, और इस तरह की सारी चीज़ें आप मरीज को सिखाएं। सेफ पोस्चरल की डिमॉन्स्ट्रेशन करवाएं, ठीक है, सेफ IADL और एंड IADL, ठीक है। तो ये सारा है आपका एक्यूट का। देन द अदर टेबल इज द सब एक्यूट फेज। As the acute phase is progressing towards the subacute phase, you will increase some exercises and stretching, and you will also increase the mobilization. Okay? And then there will be the chronic phase. And chronic phase is again, जब मैं question आपसे पूछता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि मुझे बताओ कि which phase you will return to the function phase. आप लोग थोड़ा सा सोच के फिर लिखते हो कि chronic phase is actually the return to function phase. एंड रिटर्न टू फंक्शन का मतलब है कि आपने मरीज को और एडवांस एक्सरसाइज करवाई और फिर उसकी पैथोलॉजी के मुताबिक, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक, उसकी डिमांड के मुताबिक आपने उसको कुछ फंक्शनल एक्टिविटीज बताई। अब आप इस बुक को भूल जाओ। अब आप मुझे बताओ, अरीज तुम बताओ कि स्पाइन के रेफरेंस से ये आपके पास 3 टेबल हैं, फिर हम उस पे जाते हैं, अपना नेक्स्ट यूनिट पे जाते हैं। अरीज आप एक से क्वेश्चन है कि स्पाइन के रेफरेंस से कोई फंक्शनल एक्टिविटीज बताएं। लेट्स फॉरगेट द बुक, जस्ट यूटिलाइज योर प्रीवियस नॉलेज और कॉमन सेंस। सर जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको सिटिंग में इश्यूज होते हैं, जब वो सिटिंग से स्टैंडिंग पे जाते हैं तो उनको अगर स्पाइन का इशू है तो हम उनकी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। एक्सरसाइज नहीं, मैंने फंक्शनल एक्सरसाइजेस पूछा कि कौन कौन सी फंक्शनल एक्सरसाइजेस आप उनको करवा सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंक्शनल एक्टिविटी? जी बुरहाना आप बताएं। नाउ आई ड्रैंक दिस वाटर, दिस इज अ फंक्शनल एक्टिविटी, दिस इज अ फंक्शनल एक्सरसाइज। सर जैसे किसी हाँ, हाँ। में इंस्टेबिलिटी है तो उसके लिए स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं, या किसी के बिल्कुल करवा पेल्विस सकते के मसल्स अगर वीक हैं जैसे तो उसके लिए करवाते हैं, या फिर मसल्स की ये लंबर स्पाइन में इंस्टेबिलिटी आए तो Very उसके लिए good. करवाई जाती है। इस तरह की शायद आप पूछ रहे हैं। हाँ, इसी तरह पूछ रहा था, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है कि सर जब थोड़ा डीप चले जाते हैं। देखो, फंक्शनल एक्सरसाइज हर वो एक्सरसाइज को कहते हैं कि जो आप डेली लाइफ में रूटीन में जो एक्टिविटीज कर रहे होते हो। अब एक कमर का मरीज है, उसको आपने कोई एक्सरसाइज करवानी है, अगर बुरहान बोलना चाहता है तो ठीक है, वरना फिर मुझे ही बोलना पड़ेगा एंड में। जी सर, मैं बोलने लगा था, हफ्सा ने बोल दिया। ये स्ट्रेचिंग वगैरह की मैंने कहना था, तो मैंने चुप हो गया पहले। यार स्ट्रेचिंग का वर्ड आपने घिसा पिटा वर्ड सीख लिया है, अब हर जगह स्ट्रेचिंग फेरते रहते हो। क्या एक मरीज को 10 kg का आटे की बोरी ऐसे कमर पे उठा के उसको कहा जाए कि तुमने ये 10 मिनट वॉक करनी है, क्या ये उसकी फंक्शनल एक्टिविटी नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। क्या एक मरीज को कहा जाए कि तुमने गाड़ी ड्राइव करनी है, तो ड्राइविंग इज अ फंक्शनल एक्टिविटी, दैट विल बी अ फंक्शनल एक्टिविटी। एक मरीज को कहा जाए कि तुमने अब ठीक हो गए हो, तुम स्विमिंग शुरू कर दो, दैट विल बी अ फंक्शनल एक्टिविटी। इस तरह आप लोग जो है वो कितनी ज्यादा जो एक्टिविटीज हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी यस सर। सर। अच्छा, तो ये अब आपको समझ आ गई है फंक्शनल एक्टिविटीज। एंड नंबर 3rd यूनिट इज 16 एक्सरसाइज एंड मैनिपुलेशन इंटरवेंशन। इसमें भी फॉर योर कन्वीनियंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये प्रैक्टिकल है। अब आपका प्रैक्टिकल तभी होगा ना कि जब आप आओगे। इधर कोई मॉक पेशेंट्स का हम कर सकते हैं, या मैं बाकी आपके सीनियर्स के साथ में ऐसे करता हूँ कि जिस दिन उनकी क्लास होती है तो मैं 3 स्टूडेंट्स को इधर बुला लेता हूँ। देन वी मेक द मोबाइल फोन एज द वायरलेस कैमरा, एंड आल्सो जब आप इसको वायरलेस कैमरे में कन्वर्ट कर देते हैं
तो आप मोबाइल होके इसको देखना शुरू कर देते हैं वीडियो को, और आप प्रैक्टिकल जो है वो मैं एक दूसरे पे करवाता रहता हूँ, और उनके लिए ये चीज़ इजी हो जाती है करनी। ठीक है जी, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल था। तो इसमें से अब फंक्शनल एक्टिविटीज होंगी, इसमें से जो पढ़ाने वाली चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बड़ी कॉमन एक्सरसाइज है, अगर आप पीसीबी का देखो वर्किंग एक्सरसाइज करते हुए प्लेयर्स को, क्योंकि बैक स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, तो एक्सरसाइज इंटरवेंशन में दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। ठीक है, ये this is just a description of exercise and some mobilization techniques। तो ये अब आपको करवाएं जब तक ना, तो वो आपको पता नहीं चलेगा इसका कि ये आपने कैसे करनी है। तो ये ट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है, तो 3 तरीके हैं ट्रैक्शन के। तो जस्ट सिंपली आप मेमोराइज कर लेना जो एक्सरसाइज के पैटर्न्स हैं, मोबिलाइजेशन के पैटर्न्स हैं, वो आप मेमोराइज कर लेना। बेसिकली जो थ्योरी थी वो वही थी कि जो पहले 2 चीजें आपने पढ़ी हैं वही थी। ठीक है, बाकी चीज इसमें और कुछ नहीं है। ये है जी, इसको आप कहते हो नंबर फाइव स्ट्रेचिंग। ठीक है, यू वर राइट, ये स्ट्रेचिंग इज आल्सो अ पार्ट, लेकिन फंक्शनल एक्टिविटी में नहीं जाते। और जो आप सज्जा करते हो और उसमें भी आप ये पोजीशन अडॉप्ट कर सकते हो, इससे भी आपके जो लंबर स्पाइन की एक्सटेंशंस हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं। ठीक है जी, ये भी एक्सटेंशन है, दिस इज आल्सो एक्सटेंशन। ये लो, ये साइड बेंडिंग है, स्ट्रेचिंग है। अब इस साइड का क्वाड्रेटस लंबोरम वो स्ट्रेच कर रही है, इसमें भी वो स्ट्रेचिंग कर रही है। ठीक है, स्कोलियोसिस के करेक्ट करने के लिए, जो सिंपल स्कोलियोसिस है उसको, दिस इज आल्सो टू डिक्रीज। तो ये अब प्रैक्टिकल नेचर की थी, लेकिन इसमें से आप जो फिगर्स हैं जिनको मैं क्लिक कर रहा हूँ वो आप कर लेना, उनको अंडरस्टैंड कर लेना, सिर्फ फिगर। दिस इज जस्ट फॉर योर ईज। बाकी अब इसमें से ये सारा प्रैक्टिकल है, ये आप नहीं कर सकोगे जब तक आपको इस पे डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करवाई जाएगी। एंड फॉर द टाइम बीइंग यू कैन जस्ट स्टडी द, इसमें जो जितने भी स्केचेस बने हुए हैं वो आप इसमें स्टडी कर लेना, स्पेशली ये वाले की। तो ये 2 मेन थे स्पाइन के लेक्चर्स, और ये एक्सरसाइजेस थी स्पाइन की। तो ये जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, तो फंक्शनल ये रोम्बॉइड थी ये सारी, ये स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज हैं। तो स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज आप छोड़ दें अब टिल दिस पेज। ठीक है, इसको आप यू कैन एंड इट, इतना एक्सटेंसिव आपका सिलेबस नहीं है। ये लो, मैंने ऊपर लिख भी दिया, सिर्फ एक्सरसाइज आपने इस पेज तक पढ़नी है। इसकी अगली जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगी। ये क्लास आवाज आ रही है ना मेरी सब? जी Yes. सर। यस सर। Excuse me, sir.
जी स्टूडेंट्स, जी अंबर, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी सर, मैंने पूछना था कि हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे या फिर ऑन द कैंपस होंगे मिड्स जो हैं? ये आपके एग्जाम्स की जो पॉलिसी है वो अभी आनी है, लेकिन ज़्यादातर आप यही रखेंगे ये आपके ऑनलाइन जा सकते हैं। अब ऑनलाइन का मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या इसमें समस्या आ होगी। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, क्लास आपकी एंड कर देते हैं, टाइम आपका पूरा हो चुका है। तो बेसिकली जो ऑनलाइन क्लास का टाइम है वो थोड़ा सा हम इस तरह करते हैं कि वो लेक्चर में ज़्यादा पोर्शन एकदम से कवर करवा के टाइम को थोड़ा सा कंप्रेस करके करना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है, आप जब अपलोड पे जाओ तो वो लेक्चर इजीली आपका अपलोड हो जाए, और रिकॉर्डिंग से आप उसको जब डाउनलोड करो वो इजीली हो जाए, और आपको वो लेक्चर रिवाइज करने में इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। वरना तो आप 2 घंटे का लेक्चर सुनने बैठ जाओगे, तो वो छोटी छोटी सी चीज़ों को एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन मैं कंप्रेस करके आपको वो चीज़ गाइड कर देता हूँ। जी ठीक है सर, जी? थैंक यू सर। सर जी सर, रमजान आपको एडवांस में मुबारक हो, दुआ में याद रखिएगा। जी, खैर मुबारक हो जी, आपको को भी सबको रमज़ान मुबारक हो, और आप लोग रोजे रखें और दुआएं मांगे कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो और हम अपनी नॉर्मल रूटीन में लाइफ को स्टार्ट करें। सर ठीक है मैंने जी, आपसे बात करनी थी। जी जी करें जी। सर असल में आगे थोड़ा सी जो बात हुई है उसमें मेरा पॉइंट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। सर मैं जो आपको पीडीएफ की बात कर रही थी ना, उसमें आप ना अक्सर वर्ड्स लिखते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जैसे हाँ आज भी आपने हमें बताया है। सर ये जो हाँ, चीजें होती हैं ना, ये बुक में नहीं लिखी होती हैं, और अक्सर आप वाइवा में भी ये चीजें पूछते हैं जो आपने क्लास में बताई होती हैं। जस्ट तो जो बात मैं ऐसे थी, आपको इसलिए साथ मैंने साथ ये पीडीएफ भी कहा था, नहीं बाकी नहीं कोई मसला नहीं बुक से पढ़ने का। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आपको ये भी कहता हूँ कि ये देखो, यही तो आपको चीज़ें समझ नहीं आती कि मैं देखो एज अ टीचर मैं आपको पढ़ने के लिए, ये यू कैन सी माई बुक, अगर आपको नजर आ रही है तो ये देखो मैंने कितना पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ आपको लेक्चर तैयार करने के लिए, नजर आ रहा है? यस व्हाई यस सर। डोंट सर। यू पीपल यूज अ नोटबुक, और आप उसमें जो मैं आपको पॉइंट बताई जाता हूँ वो आप उसको नोट करिए। अब यस इतना सर, अब ज्यादा नोट उसमें कर रही हम हूँ टाइम साथ साथ। स्पेंड नहीं कर सकते कि मैं एक एक चीज पीडीएफ पे लिखूंगा और वो आपके लिए करूंगा, तो ये आप लोग अपना नुकसान करोगे। एट द एंड कभी आप प्रोफेशनल बनते हो तो आप इतना ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते किसी पे। एनीवेज यस सर, आपके बिल्कुल पास ऐसा ही है। काउंसलिंग आवर्स भी होते हैं 10 से 12 तक। अगर आपको कोई चीज मुश्किल लगे कुछ हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। मैं थैंक यू बस वेरी यही कहना मच। चाह रही थी कि आप हाँ हाईलाइट वगैरह करते हैं, वो हमारे लिए इजी होता है। बस मैंने इस मकसद के लिए पीडीएफ कहा था, चलो बाकी ठीक है। मैंने बुक ली हुई है, बुक ही रीड कर रहे हैं हम। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Have a nice